नमस्ते बच्चों। होपफुली आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना अध्ययन भी नियमित रूप से कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 संस्कृत विषय दीपकम नामक पाठ्य पुस्तक। इस पाठ्य पुस्तक के 8 अध्यायों की चर्चा हम अपनी पूर्व की वीडियोस में कर चुके हैं। यदि आप उनमें से कोई अध्याय देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल प्रारंभ करते हैं नवम पाठ अर्थात 9वां अध्याय आपका है अन्नाद भवन्ति भूतानि। अन्नाद भवन्ति भूतानि अर्थात अन्न, अन्नाद अर्थात अन्न से, भवंती अर्थात होते हैं, भूतानी अर्थात प्राणी, अन्न से प्राणी होते हैं। बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा यह सुनकर कि अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति कैसे होती है, अन्न से प्राणी कैसे हो सकते हैं। तो चलिए पाठ में सुनते हैं, समझते हैं कि कैसे अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। लेकिन शुरू करने से पहले फिर से वही बात, पुस्तक पेंसिल आपके हाथ में, शब्दों के अर्थ लिखेंगे आप साथ में। चलिए, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वये संस्कृत संस्कृति च। भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, द्वे अर्थात दो, प्रतिष्ठे मैंने प्रतिष्ठाएं हैं, दो प्रतिष्ठाएं हैं भारत की। क्या? संस्कृत च और संस्कृति, संस्कृत और संस्कृति। अब संस्कृत तो ये भाषा है और संस्कृति अर्थात हमारे प्राचीन वेदों से, हमारे ग्रंथों से, हमारे जितने भी उपनिषद इत्यादि हैं वहां से जो भी हमारे जीवन मूल्य, जो हमारे जीने के सिद्धांत तय हुए हैं, जो हमारी परंपरा को दर्शाते हैं, अलग अलग जाति विशेष के आधार पर भी हमारी अलग अलग संस्कृतियां हैं। यहाँ संस्कृति शब्द का जो उच्चारण आप करते हैं वो है संस्कृति, उसी से इसका जो सामंजस्य बिठाएं, क्योंकि संस्कृति सही, जिस प्रकार से संस्कृत नहीं होता संस्कृत होता है, ठीक वैसे ही संस्कृति नहीं होता संस्कृति होता है। तो मैं कोशिश करूंगी कुछ जगह पे संस्कृति उच्चारण कर दूं और कुछ जगह पे संस्कृत ही रहने दूं, ताकि आपको सही उच्चारण भी थोड़ा दिमाग में रहना शुरू हो जाए। तो कहने का मतलब कि हमारे भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, एक संस्कृत भाषा और एक संस्कृति, यानी जिस संस्कृति के आधार पर हमारे जीवन मूल्य तय हुए हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, वो संस्कृति भारत की प्रतिष्ठा है। भारतस्य विशिष्टम प्राचीनम ज्ञानम संस्कृताश्रितम वर्तते। भारत का विशिष्ट प्राचीन ज्ञान भी, यानी भारत का जो सबसे विशेष प्राचीन ज्ञान है, जो पुराना ज्ञान है, जहां से ये सब आया है, वो भी किस पर आश्रित है? संस्कृत पर आश्रित है, यानी संस्कृत भाषा पर सब आश्रित है, संस्कृत पर ही हमारा पुराना प्राचीन ज्ञान भी आश्रित है। संस्कृति ही अपि संस्कृताश्रिता भवति। संस्कृति ही अर्थात संस्कृति भी संस्कृत आश्रित होती है, संस्कृति भी संस्कृत आश्रित होती है। अस्माकं प्राचीनः। अब बच्चों मैं एक काम करती हूँ, मैं साथ साथ शब्दों के अर्थ बताते हुए इस पंक्ति को पूरा करती हूँ, अन्यथा ये पंक्ति यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही पंक्ति है और पहले इसका मैं अगर उच्चारण पूरा करूंगी फिर वही वापस चलेंगे शब्दों का अर्थ बताने के लिए, तो आपको भी थोड़ा बोरिंग लगेगा। और वैसे भी इनके अर्थ, शब्द ही उसका अर्थ है। देखते हैं कैसे। अस्माकम हमारे, प्राचीनः प्राचीन, ऋषि मुनि अर्थात ऋषि मुनि, विद्वांसः अर्थात विद्वान, गणितज्ञः मैं बोलती जाऊंगी, मुझे जो लग रहे होंगे बहुत ज्यादा हार्ड उनका मैं लिख दूंगी, बाकी मैं बोल रही हूँ। अगर आपको किसी शब्द का अर्थ लिखने की जरूरत महसूस हो तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार लिख सकते हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि, विद्वान, गणितज्ञ अर्थात गणित को जानने वाले, खगोल विज्ञानिनः अर्थात खगोल किसको कहते हैं? अंतरिक्ष से संबंधित जो भी जानकारी इकट्ठा करते हैं, जो अंतरिक्ष पर शोध करते हैं, कार्य करते हैं, ऐसे वैज्ञानिकों को यानी वैज्ञानिकों को खगोल विज्ञानी कहा जाता है। तो अंतरिक्ष से संबंधित वैज्ञानिक, भूगर्भ शास्त्र, भूगर्भ होता है हमारी भूमि से संबंधित, पृथ्वी से संबंधित जो भी शास्त्र हैं उनके ज्ञाता, उनके ज्ञाता, उनको जानने वाले। शिल्प कला प्रवरहा। शिल्प कला क्या होता है? शिल्प कला होता है हाथ से बनाई जाने वाली अलग अलग तरह की विभिन्न वस्तुएं, जिसमें किसी प्रकार का नया सृजन होता है, जो किसी के लिए लाभप्रद होती हैं, बहुत सुंदर होती हैं दिखने में, सजावटी सामान भी इसी में आता है, हाथ से निर्मित। तो शिल्प कला हाथों से निर्मित ऐसी कला जिससे बहुत सुंदर सुंदर चीजें बनाई जाती हैं, तो वो शिल्प कला में प्रवरहा, निपुण। शिल्प कला में निपुण, मैं बाहर ही लिख देती हूँ, अंदर इसके जगह नहीं है लिखने की और फिर सब खिचड़ी पक जाएगी। शिल्प कला में निपुण। संगीत नाट्य कला विशारदा। संगीत और नाट्य कला में जो विशारद हैं यानी महारत हासिल है, जो बहुत ज्यादा, जिनको संगीत और नाट्य का ज्ञान है, ज्ञान है। तंत्र ज्ञान निपुणः।
तंत्र ज्ञान से यहाँ तात्पर्य कोई तंत्र इत्यादि विद्या से नहीं है कि कहीं आप तंत्र और मंत्र उन पे चले जाएं। तंत्र से यहाँ संबंध है नाड़ी विज्ञान, नाड़ी का जो ज्ञान है, नाड़ी का जो विज्ञान है। अब नाड़ी किसको कह रहे हैं? आपने अक्सर देखा होगा जो वैद्य इत्यादि होते हैं वो यहाँ से नाड़ी पकड़कर हमारे रोग का अनुमान लगा लेते हैं। आपने बहुत सारी पुराने जो हमारे ग्रंथों पर आधारित मूवीज हैं, ग्रंथों पर आधारित जो हमारे सीरियल्स रहे हैं, उसमें आपने देखा होगा वैद्य इसी प्रकार से जांच करते थे और पता लगा लेते थे कि रोग क्या है। तो यहाँ से नाड़ियों की जांच करके नाड़ी से क्या पता चलता है? कफ, वात, पित्त, जो भी हमारे शरीर के हिस्से हैं ये तीन, उनका बैलेंस पता लग जाता है। अब कैसे लगता है मुझे तो नहीं आता, पर जो भी वैद्य हैं वे इस चीज में महारत हासिल है, यानी तंत्र ज्ञान में जो निपुण है, नाड़ी ज्ञान में जो निपुण है, जो नाड़ी देखकर बता देते हैं कि क्या रोग है। आयुर्वेदादि वैद्य शास्त्र धुरंधरा, आयुर्वेद इत्यादि वैद्य शास्त्र के जो धुरंधर हैं, यानी वैद्य कहते हैं डॉक्टर को, चिकित्सक को, तो चिकित्सक शास्त्र यानी चिकित्सा से संबंधित जो शास्त्र हैं, चाहे वो आयुर्वेद हो चाहे वो कोई और वेद हो, तो उनसे संबंधित जो भी शास्त्र हैं उनके धुरंधर यानी उसमें जो महारत हासिल है। जल, वायु, प्रकृति, वातावरण, जल, वायु, प्रकृति और वातावरण, इनके जानकार। राजनीति, एक लाइन रह गई बीच में, हाँ, वास्तु स्थापत्य कला प्रवरः, वास्तु स्थापत्य कला अर्थात आपने कई बार सुना होगा ये कि वास्तु के हिसाब से घर बनाया जाता है कि यहाँ रसोई होनी चाहिए, यहाँ ये कक्ष होना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए। जैसे मंदिर के लिए अक्सर कहा जाता है कि वो उत्तर पूर्व के कोण में होना चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जो वास्तु स्थापत्य कला से संबंधित है। स्थापत्य कला जो आर्किटेक्ट काम करते हैं कि किस प्रकार से कहाँ पे क्या चीज होनी चाहिए, तो इसलिए वास्तु स्थापत्य कला में जो प्रवीण है, जो कुशल है, जीव शास्त्र से, जीवों के बारे में जो जानते हैं, जो जीव शास्त्र को के जानकार हैं, रसायन शास्त्र से रसायन शास्त्र के जो जानकार हैं, लोह शास्त्र से लोह शास्त्र के जो जानकार हैं, च मैंने और विद्यातारह मैंने जानकार, या आप कह सकते हैं वैज्ञानिक, वैज्ञानिक असल प्रोनाउंसिएशन। अब इसको एक यहाँ पे एक साथ लीजिए क्योंकि ये च लग गया था, कि जीव शास्त्र, रसायन शास्त्र और लोह शास्त्र के वैज्ञानिक या जानकार। राजनीतिज्ञ, राजनीति के जानकार। अर्थशास्त्रज्ञ, अर्थशास्त्र के जानकार। मनोविज्ञानिन, मनोवैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक। तर्क निशांतारः, तर्क निशांतारः होता है तर्क करने में निपुण, तर्क करने में निपुण। अब तर्क करने में निपुण कौन होगा? जिसने शास्त्रों का जो है ज्ञान धारण कर रखा है, जिसने शास्त्रों को पढ़ा हुआ है, वही तर्क कर सकता है, वरना तो वो तर्क वितर्क नहीं होता, फिर बहस ही होती है ना। आजकल जो अक्सर बहस ही होती है, तर्क वितर्क तो बहुत हेल्दी कन्वर्सेशन हुआ करती हैं, ठीक है, हेल्दी डिबेट्स। तो तर्क निशानांतरः अर्थात जो तर्क करने में निपुण है। पाक शास्त्र विशिष्टा, पाक शास्त्र कहते हैं खाना बनाने की कला। देखिए खाना बनाने की कला का भी शास्त्र है हमारे यहाँ प्राचीन ग्रंथों में। तो पाक शास्त्र खाना बनाने में, खाना बनाने के शास्त्रों के जो विशिष्ट हैं। सौंदर्य शास्त्रज्ञ, जो सौंदर्य शास्त्र का जानते हैं, उसमें निपुण है। नीति शास्त्र में जो निपुण है, अर्थात नीतियां कैसी होनी चाहिए, जैसे चाणक्य नीति इत्यादि, तो नीति शास्त्र में जो निपुण है। विधि विधान पारंगतः, विधि विधान यानी किस प्रकार से धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि के विधि विधान होने चाहिए, इनमें जो पारंगत हैं। धर्म शास्त्र प्रवीणा, और जो धर्म शास्त्र में प्रवीण है। सृष्टि विज्ञानज्ञ, सृष्टि विज्ञान के जानकार, यानी यह सृष्टि कैसे चल रही है, किस प्रकार से सृष्टि का क्रम होता है, क्या कुछ इसमें है क्या नहीं, तो सृष्टि विज्ञान के जो जानकार हैं। आचार्य, आचार्य भारतवर्ष से, भारतवर्ष के यश को चतसृषु दिक्षु, चतसृषु दिक्षु इसका अर्थ है चारों दिशाओं में। क्या अर्थ है? चारों दिशाओं में। चतसृषु दिशु, चारों दिशाओं में विस्तारितवन्तः, फैला रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। तो अब ये नाम मैं एक बार दोबारा नहीं बोलूंगी, बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको ये समझना है कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनि विद्वान, गणित को जानने वाले, और ये सब जितने भी हमने बात की थी, ये सभी के सभी भारतवर्ष के यश को चारों दिशाओं में फैला रहे हैं। बात समझ आ गई? आगे चलते हैं।
अधुना अपि संस्कृत ग्रंथान् आश्रित्य अनेके जनाः वैज्ञानिकाः शोधं कुर्वन्तः सन्ति। अधुना अब अपि भी संस्कृत ग्रंथों का आश्रय लेकर अनेक लोग वैज्ञानिक शोध कुर्वन्तः सन्ति, कर रहे हैं। आज भी संस्कृत ग्रंथ का आश्रय लेकर अनेक लोग वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। भारतीय दर्शन शास्त्रेषु सृष्टेः उत्पत्ति विषये नैके विचाराः प्रतिपादिताः सन्ति। भारतीय दर्शन शास्त्र में सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में न एके मतलब एक नहीं का आप अगर अर्थ एग्जैक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अनेक। जो एक नहीं अर्थात अनेक। तो देखिए, भारतीय दर्शन शास्त्र में सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में अनेक विचार प्रतिपादित हैं। एतादृशः प्रमुखः विचारः वैदिक वाङ्मये लोक वाङ्मये च वर्तन्ते। एतादृशा इस प्रकार के ही, किस प्रकार के, जो सृष्टि की उत्पत्ति से संबंधित जो अनेक विचार हैं, इस प्रकार के प्रमुख विचार वैदिक वाङ्मय और लोक वाङ्मय में भी, लौकिक वाङ्मय में भी हैं। अब पहले ये भी समझ लें कि वैदिक वाङ्मय क्या है और लौकिक वाङ्मय क्या है। वैदिक जो वेदों में निहित है, और वाङ्मय कहते हैं साहित्य को। वाङ्मय का अर्थ आप यहाँ लिख भी सकते हैं साहित्य, कि वैदिक साहित्य में, लौकिक साहित्य में, ठीक है। तो वैदिक साहित्य जो वेदों में निहित है, और लौकिक साहित्य जो वेदों का, ये कह लो कि एक्सप्लेनेशन करते हुए या उनकी बातों को अन्य तरीके से, विधि विधानों से, अन्य विधियों से कहते हुए हम तक पहुंचा, लोगों के व्यवहार तक पहुंचा, लौकिक स्वरूप में आया, उसको बोलते हैं लौकिक साहित्य, लोगों का साहित्य, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रमुख विचार, यानी सृष्टि की उत्पत्ति जैसे प्रमुख विचार वैदिक साहित्य में और लोक साहित्य में भी हैं। आज हम भी तो बात करते हैं सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, सिर्फ वेदों में नहीं रह गया है ना। तो तेषु सृष्टि, लेकिन आया कहाँ से है, मूल तो वही है, ठीक है। कहीं पे भी कुछ देखना करना होगा तो हम मूल पे ही जाते हैं। तेषु सृष्टि क्रमस्य विषय वयम पठामः। तेषु, उनमें से, सृष्टि क्रमस्य, सृष्टि के क्रम के, विषय में, वयम मैंने हम, पठामः मैंने पढ़ते हैं, यानी सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम के विषय में। और अनेक बहुत सारे ऐसे इन्होंने ग्रंथों के नाम लिए कि ये सब बहुत भारत को यश दिए हुए हैं, बहुत विस्तार प्राप्त किए हुए हैं। तो उनमें से जो सृष्टि के क्रम का विषय है वो अब हम पढ़ते हैं, उस पर बात करते हैं। तो चलिए हम भी पढ़ते हैं इनके साथ साथ सृष्टि के क्रम को। तो प्रारंभ में एक पुत्री, यहाँ पे आपको दो जो फीमेल्स हैं वो दिखाई दे रही हैं, एक औरत है, एक लड़की है। तो यहाँ के जो संबोधन दिए हैं पुत्री माता से, ये है, हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये माँ बेटी हैं, ठीक है। तो अब पुत्री कहती है, अम्ब मम काचित जिज्ञासा अस्ति, या जिज्ञासा अस्ति। अम्ब, अम्बा यानी माता, मम मेरी, काचित कुछ, जिज्ञासा है मेरी कुछ जिज्ञासा है, या मेरी कुछ जिज्ञासा है, मेरी कोई क्रियोसिटी है ना, कि वयम, क्या क्रियोसिटी है वो देखते हैं। वयम मनुष्यः प्राणिनः कीटः च कथम भूलोके आगतः। वयम, हम, मनुष्यः मनुष्य, प्राणिनः प्राणी, कीटः कीड़े, च मैंने और, कथम मैंने कैसे, भूलोके यानी भूलोक पर या पृथ्वी लोक पर। भूलोक यानी ये जो हमारी पृथ्वी है, भूलोक पर, पृथ्वी पर या भूलोक पर है। आगता आए, आगता आए। माता, माता मेरी कुछ जिज्ञासा है। हम मनुष्य, प्राणी और कीट। मनुष्य तो उसने हम के लिए कहा, और प्राणी में सब आ गए। प्राणी में कौन सब आ गए, जो और हमारे जैसे और ऐसे प्राणी जो सांस लेते हैं, जीवन मरण जिनका काल निश्चित होता है, ऐसे प्राणी जो मनुष्य, प्राणी और कीट अर्थात कीड़े इत्यादि कैसे भूलोक में आए, यानी कैसे हम सब आए। तो माता कहती है, वत्से तदर्थम भवती प्रथमम पृथ्व्याः उत्पत्ति क्रमम जानीयात्। वत्से पुत्री, तदर्थम इसलिए या इसके लिए, तदर्थम इसलिए या इसके लिए, भवती आपको। अब वैसे तो भवती और इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग आप संबोधन में होता है, पर अक्सर हम जो लोक व्यवहार में बात करते हैं तो माँ बेटी के लिए तुम, तुम्हें, इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करती है। तो मैं उसका उच्चारण भी साथ साथ करती चलूंगी। इसलिए तुम्हें प्रथमतः पृथ्व्याः, पृथ्वी की उत्पत्ति क्रम को जानना चाहिए।
यानी तुम जो पूछ रही हो कि हम सब मनुष्य प्राणी कीड़े इस पृथ्वी लोक में, इस भूलोक में कैसे आए, तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले क्या जानना चाहिए? पृथ्वी के उत्पत्ति क्रम को जानना चाहिए। तो पुत्री कहती है अहो अरे रोचकम स्यात्, रोचक होगा यानी मनोरंजक होगा या हो। कृपया श्रावयतु, श्राव्यतु अर्थात सुनाइए, कृपया सुनाइए, मनोरंजक होगा मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा उसका कथन था कि रोचक होगा, कृपया सुनाइए। तो माता कहती है अस्तु, ठीक है। प्रथमं ब्रह्मणः आकाशस्य उत्पत्तिः अभवत्, प्रथमम प्रथमतः यानी सबसे पहले ब्रह्मणः ब्रह्म से, आकाशस्य आकाश की, उत्पत्ति ही उत्पत्ति, अभवत मैंने हुई, अभवत अर्थात हुई, और ब्रह्मण का अर्थ था ब्रह्म से, ब्रह्म से। तो माता कहती है कि सबसे पहले ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति हुई। अब उस पुत्री को एक शंका हुई और उसने प्रश्न पूछा। पुत्री कहती है ब्रह्म इत्युक्ते किम अम्ब, ब्रह्म इसमें यह जो कहा गया है क्या है? माता, अम्ब मैंने माता, कि जो ब्रह्म कहा गया है यह क्या है, ब्रह्म क्या है, वो पूछती है। तो माता कहती है ब्रह्म इत्युक्ते चेतना शक्ति ही, ब्रह्म यह जो कहा गया ये क्या है? एक चेतना शक्ति है, यानी एक कॉन्शियस जो पावर है वो चेतना शक्ति ब्रह्म है। ऊर्जा वा या सर्वत्र व्याप्ता अस्ति, ऊर्जा अथवा यह जो कुछ भी या जो सर्वत्र सब जगह व्याप्ता, व्याप्त अस्ति मैंने है। अब एक चीज देखें, ब्रह्म यह जो उक्ति या यह जो कहा गया है यह है चेतना शक्ति अथवा वह ऊर्जा जो सब जगह व्याप्त है। अब पूरी लाइन का अर्थ एक साथ समझिए कि एक तो वो चेतना शक्ति जो कॉन्शियस स्वरूप में हम समझ पाते हैं, हमें ध्यान में आती है, वह कॉन्शियस पावर। दूसरा ऊर्जा, यानी जो एक तरंगे हैं जिसके माध्यम से काम करने के लिए प्रेरित होते हैं, या इस प्रकृति का एटमॉस्फेयर हमारे साथ मेल खाते हुए आसपास की वातावरण को घटित करता है, या जो कुछ भी एक्स्ट्रा हो, सब कुछ तो हम नहीं करते, बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारे साथ होता है, हम करते नहीं। तो सब प्रकृति के साथ जो ऊष्मा हमारे अंदर की उसमें ऐड होती है, जो हमारी इंटरनल पावर है, सब कॉन्शियस माइंड की पावर है, वो जब कॉन्शियस में जाकर के उस ऊर्जा को बल देती है और उससे जो कुछ भी घटित होता है, तो ये सब जो ऊर्जा की तरंगे हैं, चाहे वो कॉन्शियस पावर है और चाहे वो किसी प्रकार की एनवायरमेंट पावर है, ऊर्जा है, उन सबको क्या कहा गया? जो सब जगह व्याप्त है। और ऐसा भी नहीं है कि ऊर्जा ऊष्मा जो है या कॉन्शियस पावर कहीं कुछ जगह पे है और कुछ पे नहीं, ऐसा नहीं, सब जगह व्याप्त है। जो सब जगह व्याप्त है, माता क्या कहना चाह रही है? वही क्या है? ब्रह्म है। यथा जैसे आकाशः अणुः च सर्वत्र व्याप्तः अस्ति, कि आकाश और अणु सब जगह है। आकाश हम कहीं भी देख ले, घर से बाहर कोई खुले आप आसमान में चले जाइए, क्या आसमान का, आकाश का कहीं अंत देख पाते हैं? नहीं। तो जैसे आकाश और अणु, विज्ञान के स्टूडेंट्स विज्ञान को जो पसंद करते हैं, यानी विज्ञान को जो पसंद करते हैं वो जानते हैं, और आपने अब तक, आप 7th में हैं तो बहुत अच्छे से इस चीज को समझ लिया होगा कि अणु प्रत्येक जगह विद्यमान है। ठीक है, तो वही बात यहाँ की जा रही है कि आकाश और अणु सब जगह व्याप्त है। जैसे आकाश और अणु सब जगह व्याप्त है ना, ऐसे ही चेतना शक्ति अथवा वह ऊर्जा सब जगह व्याप्त है, जिसे ब्रह्म कहा जाता है। ठीक है, तो ब्रह्म किसे कहते हैं, यह उसका बहुत सटीक उत्तर माता द्वारा पुत्री को दिया गया। तत्पश्चात आपके आगे दिया है, पुत्री पूछती है अनंतरम, अनंतरम अर्थात उसके बाद। उसे जिज्ञासा हुई कि ठीक है, ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति हुई, और आगे ब्रह्म का अर्थ उसने पूछा, तो माता ने बहुत अच्छे से ब्रह्म का अर्थ बताया। तो पुत्री अब और जिज्ञासा में पूछ रही है, जिज्ञासा में पूछ रही है उसके बाद बताओ क्या हुआ। तो माता कहती है आकाशात वायु उत्पन्न, आकाश से वायु उत्पन्न हुई, यानी ब्रह्म से आकाश और आकाश से वायु उत्पन्न हुई। पुत्री पूछती है, कहती है अम्ब पृथ्वी कदा उत्पन्ना, माता पृथ्वी कब उत्पन्न हुई? कदा अर्थात कब, पृथ्वी कब उत्पन्न हुई? माता कहती है शृणोतु, सुनो, शृणोतु अर्थात सुनो, वदामी अर्थात कहती हूँ, सुनो कहती हूँ, यानी बता रही हूँ, कह रही हूँ। वायो अग्नि ही उत्पन्न, वायो वायु से, अग्नि ही अग्नि, उत्पन्न उत्पन्न हुई, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई। पुत्री कहती है एतत् सर्वम किमर्थम अम्ब,
एतत् अर्थात यह है, सर्व मैंने सब, किमर्थम मैंने किस लिए, किस लिए, यह सब किस लिए माता, साक्षात मनुष्याणाम उत्पत्तिम वदतु, साक्षात यानी सीधे ही मनुष्याणाम, मनुष्यों की उत्पत्ति कहो। अब उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आकाश और ये सब कैसे बने, वायु अग्नि जल, वो तो बस एक ही चीज चाह रही है कि हम प्राणी कैसे आए, पृथ्वी कैसे बनी, सीधा सीधा ये बता दो, इधर उधर की बातें मत करो। तो हो सकता है आपके मन में भी ये बात आ रही होगी कि कहाँ हम शीर्षक तो लेकर के चले थे क्या कि अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, और अब हमें क्या बताने लग गए, आकाश वायु और ये सब। तो अगर आपके मन में भी इस तरह का प्रश्न आ रहा है तो सुनिए माता ने उसको क्या उत्तर दिया या क्या पूछा उससे। माता कहती है, अयि वत्से, अरि पुत्री, अयि अर्थात अरि, वत्से अर्थात पुत्री, अरि पुत्री, एतत् सर्वम नास्ति, यह सब नहीं होता, चेततो कथम, कैसे, मनुष्यः प्राणिनः वा जीवन्ति, ये सब नहीं होता तो कैसे मनुष्य जीवित रहते। यानी मैंने तुम्हें अभी बताया, ब्रह्म से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अगर ये सब नहीं होते तो मनुष्य कैसे जीवित रहते। तो पुत्री कहती है, उत्तर दे रही है अपनी माता के प्रश्न का, जलम आहारः वायुः च अस्ति चेत पर्याप्तम खलु, कि जल आहार यानी भोजन और वायु है तो पर्याप्त है, निश्चय ही वह पर्याप्त है। खलु अर्थात निश्चय ही, पहले बहुत बार कर चुके हैं हम कि निश्चय ही जल आहार यानी भोजन और वायु है तो पर्याप्त है, इतना बहुत है। तो माता कहती है, आम, हाँ, अतः तेषाम अपि उत्पत्तिम जानातु, तो उन, अतः इसलिए, तेषाम अपि उनकी भी, उत्पत्तिम उत्पत्ति को, जानातु जानो, जब तुम कह रही हो कि प्राणियों के जीवित रहने के लिए जल आहार और वायु जरूरी है तो फिर उसकी उत्पत्ति तो जानो, सीधा मनुष्यों की उत्पत्ति कैसे सीखोगी। और पहली बात, मनुष्यों के आने से पहले उनको जो चाहिए वो इस धरती पर आ चुका था, अर्थात जलवायु आहार इत्यादि सब, तभी तो हमारी प्राणियों की उत्पत्ति हुई। और यही माँ उसको समझाना चाह रही है कि अगर तुम मनुष्यों की, प्राणियों की उत्पत्ति जानना चाहती हो तो पहले उनको जो जीने के लिए जरूरी है साधन, वो साधन कैसे उत्पन्न हुए उसको तो जानो, तभी तो तुम मनुष्यों की उत्पत्ति जान पाओगी। तो फिर पुत्री कहती है, तरही अग्नेः कस्य उत्पत्ति अभवत, तो अग्नि से किसकी उत्पत्ति हुई, अभवत अर्थात हुई, मतलब अब वो वापिस उसमें इंटरेस्ट लेने लग गई। जहां माता ने बताया था कि वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई, तो अब वो पूछ रही है तो अग्नि से किसकी उत्पत्ति हुई, बताओ फिर आगे। तो माता कहती है, अग्नेः जलस्य उत्पत्ति ही अभवत, अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई। फिर पुत्री कहती है, जलात मनुष्य से उत्पत्ति खलु, निश्चय ही जल से मनुष्य की उत्पत्ति हुई। यानी अब उसको लग रहा है, जैसे हम में होता है ना, कई बार छोटे बच्चे अक्सर जब माता पिता से या बड़ों से बात करते हैं, कुछ पूछ रहे होते हैं, कोई प्रश्न का उत्तर अगर बड़े दे रहे हैं तो बीच में अच्छा ऐसे हुआ हुआ, तो हम उत्सुक हो जाते हैं ना बोलने के लिए कि अरे अरे आगे तो हमें समझ में आ गया, लेकिन असल में वो होता नहीं है। वही बात यहाँ इसके साथ होती है। पुत्री सोचती है कि ठीक है, अब अग्नि, वायु आ गई, अग्नि आ गई और जल आ गया, सब कुछ आ गया, तो अब तो फिर मनुष्य की उत्पत्ति जल से हो गई होगी निश्चय ही। तो माता कहती है, नए वत्से, नहीं पुत्री, जलात पृथ्वी उत्पत्ति अभवत, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, यानी जल से प्राणियों की नहीं हुई, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। फिर पुत्री कहती है, अहो, अरे सत्यम, सत्य होगा, सत्य है, अहम विस्मृतवती एव, मैं भूल गई ही, भूल गई, विस्मृतमती भूल गई, और एव मैंने ही, मैं ही भूल गई, सत्यम ठीक है, मैं ही भूल गई कि जल से पृथ्वी पर जो भी चीजें बनी थी, तो उसको कुछ याद आया होगा, अपने विज्ञान में पढ़ा हुआ, तो उसने कहा मैं ही भूल गई। पृथ्व्याः तु, क्या याद आ गया वो भी वो बता रही है, पृथ्व्याः तु प्राणिनः मनुष्यः च उत्पन्नः, पृथ्वी से तो प्राणी और मनुष्य उत्पन्न हुए, कि पृथ्वी से उत्पन्न हुए हैं। जब पृथ्वी नहीं आई थी तो फिर हम कैसे आते, तो उसको ये लगा कि मैं तो भूल ही गई थी कि पृथ्वी पर तो, मतलब पृथ्वी पर तो प्राणी और मनुष्य उत्पन्न हुए, तो पृथ्वी तो आए पहले। अब माता कहती है, नहीं नहीं, पृथ्व्याः औषधीनाम सस्यानाम वृक्षादीनाम च उत्पत्ति ही अभवत। अब जब पुत्री ने कहा कि अच्छा, मुझे ऐसा, मतलब उसे लगा था कि पृथ्वी पर ही तो प्राणी और मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी से ही तो प्राणी और मनुष्य बने, तो उसकी माता कहती है, नहीं नहीं, पृथ्वी से औषधि सस्यानाम, पौधों की, और वृक्षादिनाम, वृक्ष इत्यादियों की उत्पत्ति ही अभवत, उत्पत्ति हुई, यानी पृथ्वी से औषधि, पेड़ पौधे, पेड़ पौधों की उत्पत्ति हुई। अब पुत्री कहती है, अहो अद्भुतम, अरे आश्चर्य है,
फिर माता कहती है सस्येभ्यः आहारस्य उत्पत्ति ही अभवत। सस्येभ्यः अर्थात पौधों से, यहाँ हमने बात की थी औषधि पौधे और वृक्ष इत्यादि, तो पौधों से या पौधों से आहार की उत्पत्ति हुई, यानी पौधे इत्यादि जब उगने लगे तो उनसे खाने के जो व्यवस्था थी वो हमारी हुई। तो पुत्री कहती है आम, हाँ, आहारस्य उत्पत्तेः परम भूमो सर्वमपि आगतम एव। आहार की उत्पत्ति के बाद, परम यहाँ पे अर्थ है बाद, भूमो भूमि पर, सर्वमपि सब, हम भी, आगतम आए, एव मैंने ही, हाँ, आहार की उत्पत्ति के बाद भूमि पर सब ही आए होंगे या आए। तो आहारात कीटः प्राणिनः मनुष्यः उत्पन्नः खलु अम्ब, ऐसा उसने अनुमान लगाया। और फिर वो पूछती है माता से कि आहार से कीड़े प्राणी और मनुष्य उत्पन्न हुए निश्चय ही माता, कि मतलब क्वेश्चन मार्क आ गया ना, इससे हमें ये हुआ, वैसे तो इसमें प्रश्न सूचक शब्द नहीं आया, लेकिन एक बिना प्रश्न सूचक शब्द किए भी जब हम किसी शंका के आधार पे अपने वाणी के माध्यम से, ऐसे उतार चढ़ाव के माध्यम से पूछते हैं, बात कहते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं। जैसे उसने क्या कहा होगा कि आहार से कीड़े प्राणी और मनुष्य उत्पन्न हुए, निश्चय ही आहार से कीड़े प्राणी मनुष्य उत्पन्न हुए। तो उसकी माता, मतलब उसने क्वेश्चन मार्क टाइप पूछा कि क्या आहार से ही उत्पन्न हुए। अब माता आगे क्या रिप्लाई देती है आइए देखें। माता कहती है अहो अरे मम पुत्री बहु चतुरा अस्ति, मेरी पुत्री बहुत चतुर है। सत्यम उक्तवती भवती, सत्य कहा भवती आपने या तुमने, तुमने सत्य कहा, तुम सत्य बोली, बोली भी कह सकते हैं यहाँ उक्तवती का अर्थ। तो पुत्री कहती है अम्ब माता भवती एतत् सर्वम कथम जानाति, भवती आप, यहाँ पे अब आप ही रखेंगे क्योंकि वो छोटी है, माँ बड़ी है, तो निश्चित रूप से वो आप ही कह रही होगी। वैसे भवती का एप्रोप्रिएट अर्थ आप ही होता है, लेकिन हम अपने व्यवहारिक भाषा में अपने से छोटों को तुम कहकर बुलाते हैं, तो मैंने आपको इस पाठ में तुम कहकर संबोधित किया था। फिलहाल अब पुत्री माता से भवती शब्द का प्रयोग करिए तो निश्चित रूप से वो आप कह रही होगी। तो आप यह सब कैसे जानती हैं, यानी आप यह सब कैसे जानती हो, आपको कैसे पता था ये सब। तो माता कहती है अहम आधुनिकम रसायन शास्त्रम उपनिषद ग्रंथान च पठितवती, मैंने आधुनिक रसायन शास्त्र और उपनिषद ग्रंथ पढ़े हैं, यानी मैंने इन सब ग्रंथों को पढ़ा है, आधुनिक रसायन शास्त्र भी पढ़ा है और उपनिषद ग्रंथ भी पढ़े हैं। तो पुत्री कहती है अहो अरे अहम अपनी उपनिषदम पठामी अम्ब, मैं भी उपनिषद पढ़ती हूँ माता, यानी अब उसको भी जिज्ञासा हुई कि मुझे भी ये पढ़ने चाहिए। तो माता कहती है सत्यम वत्से, सत्य है पुत्री, अवश्यम उपनिषद ग्रंथः पठनीया, अवश्य ही उपनिषद ग्रंथ पढ़ने चाहिए। यतः यतः अस्माकं भारतस्य मौलिक ज्ञानम तेषु निहितम अस्ति, क्योंकि हमारे भारत का मौलिक ज्ञान उनमें निहित है, मौलिक ज्ञान उनमें निहित है। तेन अस्माकं जीवनस्य अपि उत्कर्ष भवति, तेन उससे अस्माकं हमारे जीवनस्य जीवन का भी उत्कर्ष होता है, उन्नति, उन्नति कि उससे हमारे जीवन की उन्नति भी संभव है या होती है। तो इस प्रकार से माता ने बताया कि जितना ज्ञान उन्होंने सृष्टि क्रम का, जितना ज्ञान उन्होंने सृष्टि क्रम का अपनी पुत्री को दिया, वो उन्होंने आधुनिक रसायन शास्त्र और प्राचीन उपनिषद ग्रंथ इत्यादि से पढ़ा, वहां से समझा और अपनी पुत्री को बताया। तो पुत्री भी कहती है मैं भी पढ़ूंगी। तो निश्चित रूप से हम सभी को अपने प्राचीन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। इसी के साथ आपके इस अध्याय का हिंदी अनुवाद यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।